हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा। आज पॉलिटिकल साइंस की सेकंड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो समाज की धार्मिक बुराइयां थी, जो बहुत सारी कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए कैसे अपने स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो संघर्ष कर रहे थे और उसी टाइम पे भारत की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष चल रहे थे। बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके उदय के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसके ग्रोथ के बारे में ये हमारा टॉपिक है। हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, जैसे समाज की बहुत सारी बुराइयां थी, इनको दूर करने के लिए जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे कैसे अपना योगदान दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय जी हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1857 में। अपनी क्लासेस बाइलिंगुअल चल रही है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का आर्थिक शोषण। कैसे भारत पर पहले हमने पढ़ा अंग्रेज आए 16वीं शताब्दी में, धीरे धीरे अपना व्यापार किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जो फ्रेंच थे, डच थे, इन सबको हराकर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और देश के शासक बन गए। हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध 1757 में। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनको हराकर अंग्रेज देश पर शासन करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने कैसे आर्थिक शोषण स्टार्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करते हुए देश का आर्थिक शोषण करना था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज बस चाहते थे यहाँ व्यापार करें। अंग्रेज चाहते थे कि वो व्यापार करें और भारत का जो है आर्थिक शोषण करें, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने पर अंग्रेजों ने भारतीयों का प्रत्येक तरीके से आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने सोचा अपने देश को, हमारे देश को कमजोर बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने की सोचा। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया, अपने जो हमारा देश था इसको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए क्या किया था, भारतीय उद्योगों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। भारतीय उद्योगों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय लोगों के पास कोई काम नहीं बचा, उनके पास उद्योग नहीं रहा। इससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ देखिए, देश के संपूर्ण व्यापार पर अंग्रेजों का पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो गया था। उन्होंने सारे जो कंपनियां थी अपने में एकाधिकार स्थापित कर ली थी। करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। जब अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया, पूरी कंपनियां जो थी वो भारत की नष्ट कर दी गई थी, तो क्या हुए, लोग करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हो गए थे। भारतीय कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए तथा ग्रामीण कला समाप्त हो गई थी। बहुत सारी कठिनाइयां उस टाइम देखने को मिली। करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस प्रकार भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होते चलेगा। जब हमारे पास बेरोजगार नहीं होगा तो हम निर्धन होते चले जाएंगे। यहीं पे ये दिखाया गया है, बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन 1900 ईस्वी में विलियम डिग्वी ने कहा था। 1900 ईस्वी में विलियम डिग्वी ने क्या कहा था, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं कि जिन्हें किसी भी समय भरपेट अन्न नहीं मिलता था। जब बेरोजगार नहीं होगी तो कितनी आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। तो इन्होंने, विलियम डिग्वी ने कहा है, करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हुआ करते थे। जब ब्रिटिश आर्थिक शोषण कर रहे थे भारत का, उस टाइम पे ऐसा हुआ करते था जिन्हें किसी भी समय, न शाम को, सुबह, दोपहर, किसी भी समय भरपेट अन्न नहीं मिलता था। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सभ्य और उन्नतशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा 6 नंबर का टॉपिक है, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में, यानी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, अपने देश में वेस्टर्न एजुकेशन नहीं था। अंग्रेजों ने अपने देश में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। पहले अपने देश में क्या होता था, गुरु शिक्षा देते थे, अपने शिष्यों को कहीं बैठा करके वहां उपदेश देते थे, उनको शिक्षा देते थे, वो ग्रहण करते थे। लेकिन जब पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन आई, पाश्चात्य शिक्षा आई, तो देखिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से सब कुछ अपने
में समाहित किया है। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण लोप करने तथा एक वर्ग का निर्माण करने, अंग्रेजों ने देखिए कितने चालाक थे वो। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण लोप करने तथा एक वर्ग का निर्माण करने, जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु रुचि, विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो, उन्होंने क्या सोचा कि भारतीय लोग को ऐसे ट्रेंड किया जाए कि वो रक्त और वर्ण से तो भारतीय है, लेकिन उनकी जो विचार हो, उनकी जो रुचि हो, उनकी जो बुद्धि हो, वो पूरी तरीके से हमारी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हो, तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकार कर लिए। यह कार्य भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा तो देखिए वो अपने भले ही अपने फायदे की चीजें करते थे, लेकिन हमें भी उससे कुछ लाभ होता था। जब अंग्रेजों ने ऐसा सोचा तो भारतीयों को भी मौका मिला अंग्रेजों की बातों को समझने का, जो उनकी प्लानिंग्स थी वो क्या कर रहे हैं, उनके विचारों को समझने के लिए ऐसी हमारी शक्ति भी बढ़ी। जब देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह कार्य भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों को अंग्रेजी विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए यहाँ पर जिसमें मोजनी, मिल्टन, बर्क मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर आदि प्रमुख थे। ये सारे जो थे अंग्रेजी पाश्चात्य जो शिक्षा थी इसके प्रमुख हुआ करते थे। जैसे हमने पढ़ा है मैकाले शिक्षा पद्धति के बारे में, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने फायदे की चीजें की, इससे भारतीयों को भी लाभ हुआ। हमें क्या हुआ, उनके बारे में जानने का ये मौका मिला। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि यह कार्य भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों को अंग्रेज विचारकों को जानने का अवसर मिला। भारतीयों पर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव का वर्णन करते हुए A.R. देसाई लिखते हैं। पश्चिमी शिक्षा का जो पश्चिमी शिक्षा भारत में स्टार्ट हुई उसका वर्णन करते हुए A.R. देसाई क्या लिखते हैं, शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली, फ्रांस, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों के रचनाएं की अनुशीलन किया जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांत पर प्रचार किया। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बन गए। जब उन्होंने बताया कि जब हम भारत में वेस्टर्न एजुकेशन आया तो लोग पढ़ने लगे थे। जैसे यहाँ पर देखिए अमेरिका, इटली, फ्रांस और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जब लोगों ने पढ़ा तो अपने मन में भी एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, यही उन्होंने बताया है। यहाँ देख सकते हैं आप, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कैसे ब्रिटिश काल में जब मैकाले शिक्षा पद्धति आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई, तो कैसे यहाँ पर देखिए पहले अपने देश में इस तरीके से शिक्षा ग्रहण किया जाता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब अंग्रेजों ने पाश्चात्य संस्कृति अपनाई तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अपने देश में अपने मूवमेंट को ग्रोथ करने के और क्या कारण थे, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। उस टाइम पे साहित्य और समाचार पत्र का योगदान क्या रहा था आंदोलन में। उस समय संपूर्ण देश में, यहाँ पर देखिए, उस समय संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं के लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे। अपने जो देशवासी थे उन्हें जब पता चला, धीरे धीरे सब कुछ विकसित होने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या, अपने देश को एकता को बनाए रखने के लिए, अपने आंदोलन को और प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना स्टार्ट किया, साहित्य के माध्यम से बताया। तो यहाँ पर देखिए उस समय संपूर्ण देश में विभिन्न भाषाओं के लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे। ये सभी विभिन्न भाषाओं के मुख्य रूप से देश प्रेम और साम्राज्यवाद के विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे थे। समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से लोग क्या कर रहे थे, अपने देश की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिससे भारतीय के हृदय में देशभक्ति, तो जो समाचार पत्र लोग पढ़ते थे इससे अपने जो भारतीय लोग थे उनके हृदय में क्या होती थी, देशभक्ति, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी और ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी गतिविधियां उजागर होने लगी थी। प्रेस का विकास होने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी विकास होने लगा। जब प्रेस होने लगा तो विभिन्न भाषाओं में क्या होने लगे, साहित्य छपने लगे। इन साहित्यकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख थे। ये रचनाएं जो करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, ये लोगों ने अपना योगदान दिया था। इसके बाद देखिए, जैसे हमने पढ़ा है
केसरी समाचार पत्र केसरी पत्रिका साहित्य के बारे में हमने पढ़ा, मराठा के बारे में पढ़ा है। तो इन सब के माध्यम से क्या होता था, अपने देश के लोगों को एक जागृति दी जाती थी। अपने देश के लोगों के मन की जो भावना थी अपने देश के प्रति वो प्रबल बनाई जाती थी। जैसे यहाँ केसरी के बारे में हमने सुना, आपने केसरी जाना। उसके बाद केसरी यहाँ देखिए है, और ये है अमृता बाजार पत्रिका। उस टाइम पे ये पत्रिका स्टेब्लिश की जाती थी, लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इसके माध्यम से अपने देशवासियों के जो हृदय में अपने देश की राष्ट्रीयता के जो भावना थी उसको प्रबल की जाती थी। यहाँ देखिए, इन साहित्यकारों ने विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया, जिससे घबराकर लॉर्ड लिटन ने सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इस तरीके से भारतीय अपने देश के प्रति सजग हो रहे हैं, आंदोलन को और मजबूत बना रहे हैं, तो उन्होंने लॉर्ड लिटन जो था वो इससे घबरा गया कि अगर इस तरीके से प्रेस होता रहा, इस तरीके से पत्रिका साहित्य लोगों तक पहुंचती रही, तो अब उनको खतरा हो सकता था। अपने देशवासी एकजुट होकर उनमें एकता हो रही थी और वो प्रबलता आ रही थी अपने देश के प्रति। तो उन्होंने क्या किया, सन 1878 में यहाँ देख सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट पास किया, लॉर्ड लिटन ने पास किया, और जो भारतीय समाचार पत्र होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड लिटन के इस कार्य का तीव्र विरोध हुआ, जिसके फलस्वरूप सन 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। जब उसने ये एक्ट पास किया और भारतीय समाचार पत्र इनको बैन कर दिया, उसके बाद इसका बहुत विरोध किया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार समाचार पत्रों और साहित्य सृजन को राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए एक प्रमुख कारण माना जाता है। इस प्रकार से भी क्या हुआ, अपने देश में समाचार पत्र के माध्यम से, साहित्य पत्रिका के माध्यम से अपने देश में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए भी एक प्रमुख कारण माना गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे, देखिए जो हमारा एक पॉइंट है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, जब उन्होंने वो प्रेस को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया उसका विरोध किया गया, फिर उस एक्ट को रद्द कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सन 1876 से 1880 तक, यहाँ देखिए सन 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। इन 4 वर्षों में लॉर्ड लिटन ने एक के बाद एक ऐसे दमनकारी कदम उठाए जिससे भारतवासी पंगु बन गए। क्या है यहाँ पर कि जब ये कितने सालों तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, 1876 से लेकर के 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। कौन रहा, लॉर्ड लिटन। तो इसने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिससे भारतवासी क्या हो गए, पंगु रह गए। इसका मतलब क्या है कि इसने बहुत कठोर कदम उठाए थे। वह घोर साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वो घोर क्या था, साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी, एकदम देशवासियों के प्रति उसने सब कुछ देखा। जैसे अपने देश में सब कुछ चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोग एक्टिव हो रहे थे, पत्रिका के माध्यम से सबको संदेश पहुंचाए जा रहे थे, तो क्या था, प्रतिक्रियावादी शासक था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है, राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। जब उसने ऐसा किया होगा तो अपने देश के लोग भी तो ऐसा सोचे होंगे। जैसे इसने एक बहुत साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी शासक था, तो इससे एक्टिव, अगर ये इतना एक्टिव है तो क्या अपने देश के लोग एक्टिव नहीं रहे होंगे? अपने देश के लोग भी तो अपनी स्वतंत्रता के लिए अनेक कदम उठा रहे होंगे, बहुत सारे आंदोलन करते रहे होंगे। देखिए इसने क्या किया था, इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। किसने कर दी थी? यहाँ पर हमने पढ़ा ना, लॉर्ड लिटन के बारे में। इसने कौन कौन से कदम उठाए थे? इंडियन सिविल सर्विस की भर्ती होने वाले आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, जिससे भारतीय लोग एग्जाम ना दे पाए, ताकि भारतीय युवक परीक्षा ना दे सके। इसकी ये नीति थी। आर्म्स एक्ट पास कर भारतीयों को शस्त्र रखने और शस्त्र लेकर चलने से वंचित कर दिया गया। इन्होंने एक एक्ट बनाया, आर्म्स एक्ट इसे कहते हैं। इसके द्वारा इन्होंने क्या घोषणा की कि भारतीय लोग अपने पास शस्त्र नहीं रख सकते और उसको लेकर चल नहीं सकते, इससे उन्हें वंचित कर दिया गया। जबकि यूरोपियन, एंग्लो इंडियन अथवा किसी विदेशी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।
सिर्फ भारतीयों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। आर्म्स एक्ट केवल भारतीयों के लिए पास किया गया था। ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए 9th पॉइंट जो हमारा है, अंग्रेजों की जातीय भेदभाव नीति। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में फूट स्थापित करने के लिए, भारत को अलग अलग बांटने के लिए, एकता न रहने के लिए क्या किया इन्होंने, जातीय भेदभाव की नीति अपनाई। कैसे? सन 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 का विद्रोह हमने पढ़ा है प्लासी का युद्ध, सॉरी 1757 में उसको पढ़ा है। 1857 का जो विद्रोह था ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण है। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने जातीय विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ जाति के रूप में मानते थे। रेलगाड़ी में भारतीयों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। उन्हें काले लोग समझकर उनके साथ घृणा का व्यवहार करते थे। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, गांधी जी को ट्रेन से लोग बाहर फेंक दिए थे क्योंकि वो काले थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ काले लोग सफर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जातीय भेदभाव की नीति अपनाई, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और भारतीयों को घृणा की भावना से देखने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति को आधार मानकर भारतीयों पर जघन्य अत्याचार किए। यही नहीं, न्याय के मामले में भी जाति विभेद को स्थान दिया गया। न्याय के मामले में भी अंग्रेज अपने आप को ऊंचे जाति के मानते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे, तो न्याय के मामले में भी क्या किया, जाति विभेद को स्थान दिया गया। एक ही अपराध के लिए भारतीयों व अंग्रेजों के लिए पृथक पृथक दंड निर्धारित किए गए। अगर कोई भारतीय और कोई अंग्रेज दोनों ने सेम अपराध किया है, वही अपराध किया है, तो दोनों के लिए दंड अलग अलग थे। भारतीयों के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। अंग्रेजों द्वारा उनके भारतवासियों की हत्याएं की गई। अंग्रेजों ने क्या किया, अनेक भारतवासियों की हत्याएं की, किंतु उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया तथा स्त्रियों के साथ अंग्रेज सिपाहियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी उन्हें दंड नहीं दिया जाता था। इतना मिसबिहेव किया जाता था, इतना अंतर था। अंग्रेज अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लगे थे कि वो कोई भी अपराध करें। अनेक भारतीयों की हत्या कर दी उन्होंने। जो सिपाही थे वो स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, इसके बाद भी उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता था। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेज ऐसा कर रहे थे तो जो देशवासी थे उनके हृदय में क्या होती थी, विद्रोह यानी कि रिवोल्ट करने के लिए वो एक्टिव हो जाते थे। इस प्रकार जातीय भेदभाव एवं कटुता ने देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को जन्म दिया। इस तरीके से जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन है इसका उदय होता चला गया। ये इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा 10th नंबर है, विदेशी आंदोलन का प्रभाव। जो विदेशों में आंदोलन किए गए विदेशी आंदोलन का जो प्रभाव था, इफेक्ट ऑफ फॉरेन मूवमेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए विदेशों से संपर्क स्थापित होने के कारण इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन एवं फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के संदेश, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एवं इंग्लैंड में सुधार कानूनों के पारित होने आदि से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहन हुआ। क्या है, जब विदेशों के हमने आंदोलन को पढ़े, जैसे हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, यहाँ देखिए इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राजनीतिक जो आंदोलन हुआ करते थे एवं फ्रांस की जो क्रांतियां हुई करती थी स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और भ्रातृत्व के लिए, आयरलैंड के जो होम रूल आंदोलन हुए थे, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था और इंग्लैंड में सुधार कानूनों के पारित होने से आदि से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप वे स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में जुट गए। निष्कर्ष यह है कि विदेशी आंदोलन ने भारतीयों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब हमने अलग अलग देश के बारे में, उनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा, तो अपने देशवासियों के जो मन में था, उनके मन में देश प्रेम की भावना को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर होम रूल मूवमेंट जो था, होम रूल आंदोलन, इसके बारे में दिया हुआ है। 1916 से लेकर के 1918 तक 1918 से लेकर के 1918 तक
होम रूल आंदोलन जो था इसके बारे में यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सहयोग किया, इसमें अपना बहुत योगदान दिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आवागमन व संचार के साधनों का विकास। आने जाने के जो विकास हुए इससे क्या प्रभाव पड़ा अपने देश पर। देखिए ये जो फ्रांस की क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति से भी हमने सीखा, वहां 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवागमन व संचार के साधनों का विकास। जब हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ा, तो देशवासियों के मन में भी अपने देश के लिए क्या हुई, भावना उत्पन्न हो गई। आवागमन व संचार के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए यातायात तथा संचार साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार ने देश में रेलगाड़ी, सड़क, डाक, तार आदि का अत्यधिक विकास किया। भले उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन इससे अपने देश को भी बहुत फायदे हुए। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि वो ये सब विकास करेंगे तो सिर्फ उनके फायदे होंगे। उन्होंने ये विकास किया अपने फायदे के लिए, लेकिन भारतीयों को भी उससे बहुत सहायता मिली। देखिए ब्रिटिश सरकार ने देश में रेलगाड़ी, सड़क, डाक, तार आदि का अत्यधिक विकास किया। इसके पीछे अंग्रेजी सेना का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं शीघ्रता से भेजी जा सकेंगी एवं दूर दूर के प्रांतों की सूचना शीघ्र ही प्राप्त कर जा सकेंगी। जब अंग्रेज ऐसा कर पाएंगे तो क्या भारतीय ऐसा नहीं कर सकते। अंग्रेजों के लिए ये सुविधाजनक हो गया कि हम अंग्रेजी जो सेना का मुख्य उद्देश्य था कि विद्रोह को दबाने के लिए सेना जल्दी पहुंच जाएगी, तो अपने देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी सेना भी जल्दी वहां पहुंच जाएगी आंदोलन के लिए। इन सब चीजों के बारे में दिया है। इसके बारे में गुरमुख निहाल सिंह के शब्दों में गुरमुख निहाल सिंह जी ने कहा है, संचार के इन साधनों ने संपूर्ण देश को गुथ कर रख दिया। देखिए संचार का जो ये साधन बढ़ा तो संपूर्ण देश क्या हो गया, गुथ गया। आवागमन अच्छा हो गया, आने जाने में सुविधा हो गई, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, गुथ कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को एक मूर्त वास्तविकता में बदल दिया। ये गुरमुख निहाल सिंह जी ने कहा है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने कैसे विकास किया था। सबसे पहले रेलगाड़ी का विकास किया, सड़कों का निर्माण किया, डाक का निर्माण किया। यहाँ पर देख सकते हैं रेलगाड़ी का विकास इन्होंने किया। कितने चालाक हुआ करते थे अंग्रेज, अपने फायदे की चीजें करते थे, सिर्फ अपने फायदे की चीजें। उन्होंने भारतीयों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनका जो मेन टारगेट क्या था, वो भारत पर आक्रमण किए, भारत पर एकाधिकार स्थापित किए और इतने सारे रिवोल्ट जब होते थे तो वो अलग अलग एक्ट को पास करते थे जिससे भारतीयों को रोका जा सके। जैसे हमने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में देखा, समाचार पत्रिका को, न्यूज़पेपर को, सबको रोक दिया गया था। देखिए उन्होंने डाक का निर्माण किया। इस तरीके से अंग्रेज क्या करते थे, इतनी चालाकी से सब कुछ हैंडल करते थे। फिर निष्कर्ष क्या है, उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जो हमने सारे टॉपिक्स ऊपर पढ़े, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय लोग जो थे वो उनकी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के प्रति संदेह व अविश्वास की नीति अपनाई। बहुत सारे एक्ट पास करते थे जिससे भारतीयों को, हमने अभी पढ़ा कि अगर दो व्यक्ति, ये वही एक अंग्रेज हो एक भारतीय हो, अगर उन्होंने सेम अपराध किया है तो उसके लिए अलग अलग सजाएं दी जाती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने हत्या भी की भारतीयों की, उसके लिए उन्हें कोई अपराध नहीं दिया गया। तो इससे लोगों के मन में, जो भारतीय लोग थे उनके मन में क्या हुआ, संदेह और अविश्वास पैदा होता गया, जिसके फलस्वरूप दिसंबर में क्या किया गया, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 में की गई। इससे स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव एक नहीं अनेक कारणों का परिणाम था। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिनमें से धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख परिणाम माना जाता है। देखिए यहाँ क्या है, इससे स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव एक नहीं अनेक कारणों का परिणाम था, जिनमें से धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। धार्मिक कारणों को सुधारा गया, सामाजिक, जो समाज में कुछ बुराइयां थी उनको सुधारा गया, पुनर्जागरण राष्ट्रीय आंदोलन, इतने सारे आंदोलन किए गए, ये सब क्या रहे, प्रमुख कारण रहे हैं। हम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपने देश में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, धीरे धीरे इसका कैसे विकास होता गया,
कैसे अंग्रेजों ने इतने सारे भारतीयों पर इतना अत्याचार किया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री की जो टॉपिक्स होती है उनको पढ़ते हैं, तो हमें अपने जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन है सब चीजों के बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस इतना डीप में नहीं है। हिस्ट्री के सिलेबस में हम इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन जितना पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट है इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और बाकी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं और 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।